चलिए देखिए, फॉर्मूले को मैं डब्बा बनाते जाऊंगा, फॉर्मूले आप लोग अपनी एक शीट में लिखते चले जाएंगे। देखो यहाँ पर हम लोग कुछ डेरिवेशन वगैरह भी करेंगे, कुछ थ्योरी बताऊंगा, वो तो सेपरेट लिखना, पर जितने डब्बे होंगे उनको अलग से एक शीट में लिखना, ताकि एक शीट में सिर्फ फॉर्मूले, कोई डेरिवेशन नहीं हो, उसमें कोई थ्योरी ना हो, सिर्फ मतलब फॉर्मूले। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग किससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको देखो मैं दो तरीके से बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण होगा, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। यहाँ पे कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब देखो इसकी मैं दो एग्जांपल और देता हूँ, कि मान लो यहाँ पे कोई एक मैग्नेट रखा हुआ, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। अगर आपने यहाँ पे कोई एक छोटू सा और एक मैग्नेट रखा, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, बहुत दूर है वो, क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर? कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे जैसे आप इसको पास लेके आओगे, इसका ना एक थोड़ा सा दायरा होगा जिसमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड का आपको असर देखने के लिए मिलेगा। वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कोई मास है तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट से समझो। देखो ये वाला जो मैग्नेट है, इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। जैसे जैसे पास लाऊंगा तो देखो दोनों सेम पोल हैं, सेम पोल क्या करते हैं, दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। तो देखो मैं एक बार इस पॉइंट पे ला रहा हूँ और एक बार इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। और ऐसा एज्यूम करो कि ये जो इसका मैग्नेटिक फील्ड का रीजन ना, ये कोई रीजन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में वो वाला मैग्नेट घुस चुका है। एक बार इस पोजीशन पे आएगा, उसके बाद मैं उसको सरका के इस पोजीशन पे लेके आऊंगा। वो मैग्नेट जो है, ये वाला मैग्नेट उसको रिपेल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ज्यादा रिपेल करने की कोशिश करेगा, यहाँ ज्यादा रिपेल करने की कोशिश करेगा। पॉइंट कौन सा अंशिका? पॉइंट बी के ऊपर जितना पास आएगा, ये उसको उतना फोर्स से रिपेल करेगा। तो देखो जब इस आप मैग्नेट को उठा के यहाँ लाओगे, तब ना मेरे ख्याल से शायद ये अपने आप ना सरके। लेकिन अगर आपने बी पे उठा के रख दिया तो ये अपने आप सरक जाएगा उस डायरेक्शन में। मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एबिलिटी आ गई है। उसी एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। वो पोटेंशियल कैसे आया इस पॉइंट ए और बी पे? इस मैग्नेट के कारण आया। इस मैग्नेट के कारण वहां पे पोटेंशियल डेवलप हुआ। अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ा सा चार्ज लेके आ जाऊँ, फिर बड़ा सा मैग्नेट लेके आऊँ, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ और होगा। एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा तो पता है ए पे भी इतनी एबिलिटी होगी कि वो अपने आप सरक जाए उस डायरेक्शन में। तो पूरा खेल किसका? इसका। यही अपना पोटेंशियल बना रहा है। तो हमने पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कौन हमारा ये होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके कारण अगर आप किसी पॉइंट आर डिस्टेंस पे, कोई एक पॉइंट है यहां से आर डिस्टेंस पे, इसके ऊपर पोटेंशियल कितना है आपको डिफाइन करना है। तो पोटेंशियल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल को, कि किसी एक टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू को मान लो ये भी पॉजिटिव है, ये इनफाइनाइट पे रखा होगा, इसको यहां से उठा के पॉइंट ये वाले पे लाने के लिए, ये कोई पॉइंट पी है जो कि आर डिस्टेंस पे, वहां से यहाँ पे इसको बिना एक्सेलरेशन के उठा के आप लाना चाहते हो, तो आपको कितना इसमें वर्क डन करना पड़ेगा? ऑब्वियसली कुछ वर्क करना पड़ेगा हमें। तो जो भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज भी क्या कहलाता है, उसका पोटेंशियल कहलाता है। उस चार्ज को जितना भी आपको काम करना पड़ा, वो उतना वर्क डिवाइडेड बाई क्यू क्या हो जाएगा, इसके लिए पोटेंशियल हो जाएगा। इसमें एक टर्म मैंने बोली है कि इस चार्ज को आपको कैसे लाना है, वह पॉलीबॉलिक, उसमें एक्सेलरेशन एकदम नेग्लिजिबल होना चाहिए, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से वो आना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है तो आपको कुछ ना कुछ उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। अब मेरा एक सवाल है, यहाँ आपको फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा? चार्ज को मूव कराने के लिए। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कहीं स्पेस पे रखा हुआ था। स्पेस में जो बॉडीज होती है ना, उनको ज्यादा पुश करो तो अपने आप चलने लगती है। तो ये भी तो अपने आप चल के वहां पे पहुंच जाना चाहिए, तो मुझे वर्क क्यों करना पड़ा? भाई वो रिपेयर करने के लिए है ना। तो इसको अगर आप धीरे 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 वहां तक के ले जाना चाहते हो, तो हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक के ना कोई वर्क डन ना हो। लेकिन भाई अब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आ गया है, अब आपको उसके अंदर फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो, इसके ऊपर एक ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके अगेंस्ट में आपने एक फोर्स लगाया है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। अब मेरा सवाल जस्ट चेंज करता हूं मैं,
मान लो ये एक पॉजिटिव क्यू चार्ज था, यहाँ पे एक नेगेटिव क्यू चार्ज था, ये तो भाई बड़े आराम से आ जाएगा, इसको भी खुद से खींच लेगा, तो क्या उस केस में वर्णन 0 हो जाएगा? नहीं। तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे अगेन सेम डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, ये आर डिस्टेंस पे है, तो अब उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? वो तो आपने उसका फॉर्मूला बता दिया। पर इस केस में तो मेरे हिसाब से वर्णन 0 होना चाहिए, क्योंकि जब इसको थोड़ा सा पास लाओगे ना, ये तो अपने आप उसको खींच लेगा, तो वर्णन 0 क्यों नहीं हुआ? देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ध्यान आ, तो उसको यहाँ से यहाँ तक की इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन तक लाने कोई फोर्स हमको लगाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि इनफाइनाइट दूर पे है वो, स्पेस में कोई भी बॉडी होती है ना, उसको मूव करने की ज्यादा फोर्स जरूरत नहीं पड़ती, हल्का सा मूवमेंट दिया आपने वो चल देता है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में तो कोई वर्क करना ही नहीं पड़ा। लेकिन अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन शुरू हो चुका है, तब तो ये तो बहुत तेजी से खुद ही क्यों चलेगा? उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए। हाँ, वर्धन अब हमको ना इसको यहाँ लाने के लिए नहीं, इसको रोकने के लिए करना है, क्योंकि भाई स्लो स्लो फॉलो हो रहे यहाँ तक के आप, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। समझ में आ रही? ये बात समझ में आई? मैंने फोर्स लगाया उधर और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर। फोर्स लगाया उधर और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। कॉस 180 माइनस 1, इसलिए माइनस के बाई आर आता है। निगेटिव वर्तन हमको करना है, वर्तन कैसा हो जाता है, निगेटिव। देखो अंशिका, वो पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, इसको यहाँ पे लाने के लिए ना मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसलिए वर्तन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए वर्तन पॉजिटिव। लेकिन अब उसको मुझे यहाँ पे लाना है, वो नेगेटिव चार्जेस को ना रोकते रोकते लाना है मुझे, तो मैंने क्या किया, फोर्स उस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ ताकि इसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी कॉस थीटा, मतलब एफ इंटू डी कॉस थीटा, एफ डॉट डी होता है ये, जो वर्क डन होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ डी कॉस थीटा, इसलिए ये नेगेटिव मिलता है, माइनस के की बजाय आप थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो बच्चों ने पोटेंशियल तो समझ लिया क्या है, पोटेंशियल को अगर डिफाइन करने बोलेगा तो आप बोलेंगे कि किसी एक टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू को किसी दूसरे चार्ज प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पे लाने के लिए इनफाइनाइट से जो वर्क हमको करना पड़ता है पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। तो W क्या है यहाँ पे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज q। तो ये हो गया हमारा वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, वही क्या हो जाता है, पोटेंशियल। एक की बात आपको समझ में आई? तो ये हमारा पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। लिख लो, जो मैंने शीट बोला है अलग से आपको बनाने के लिए, जिसमें सिर्फ फॉर्मूला रहेंगे और कुछ नहीं, बाकी थ्योरी कुछ भी नहीं करेंगे। तो कॉपी में आप लोग लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, और आप लोग बाजू में लिख सकते हैं क्या उसका फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू W बाय Q, तो पढ़ा ही था, V इज इक्वल्स टू K Q अपॉन R, ये वाला फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी डेरिवेशन भी देख लेते छोटी सी, क्या पता आपको पूछ दे। तो पोटेंशियल के दो फॉर्मूले हैं, एक है W और एक है KQ बाय R। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, यहाँ पे हमने प्लस बड़ा वाला चार्ज लिया है ना, तो देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल या तो आप इतना बता सकते हो, या तो पोटेंशियल क्या बता सकते हो, K बड़ा Q अपॉन R। पोटेंशियल किसके कारण आ रहा है, उसके कारण आ रहा है, जिसको आप ला रहे हो उसके कारण नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, इस पेन के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। जी आपने किसका लिया है, अर्थ का लिया है, वैसे यहाँ पे Q किसका लेंगे हम लोग, जो यहाँ पे जिसके कारण पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो K Q बाई R, इसकी हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं, किसको या कि कैसे आता है। अगर आपको बोल देगा कि डिराइव V इज इक्वल टू K Q बाई R, तो आप कैसे करेंगे, तो देखो हमें पता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये एक चीज हमको पता है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। उसके बाद दूसरी चीज मुझे ये पता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूं, F dr cos थीटा।
एफ डी आर कॉस थीटा। तो W इज इक्वल्स टू, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों के बीच में, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, और कॉस 180। अगर हम इसी जगह पे माइनस चार्ज ले ले तो हमको रोकना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 डिग्री, उसको नेगेटिव चार्ज ले लेना, तो कॉस 180, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। कहाँ पे नेगेटिव, हाँ अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ वर्क डन हमेशा नेगेटिव। तो देखो W इज इक्वल्स टू, इसको छोटा सा हम लोग लेते हैं, छोटी सी डिस्टेंस dr के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, तो छोटा सा वर्क डन dW छोटी सी डिस्टेंस r के लिए। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस r के ऊपर कोई पॉइंट था, इसको मैं थोड़ा सा और इधर मूव करना चाहता हूँ, कितना dr। तो यहां से यहां के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, छोटी सी डिस्टेंस के लिए छोटा सा वर्क डन। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो इधर आ जाएगा W और इधर क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू क्यू, ये तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। तो W इज इक्वल्स टू माइनस क्यू क्यू, ये कितना हो जाएगा, r की पावर माइनस 2 डी आर की पावर माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये r की पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1। हाँ इंटीग्रेट जाएगा, हाँ लिमिट लेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक की, इंफिनिटी से लेके ये कहाँ तक क्या है, r तक क्या आ रहा है। तो ये आ रहा है कहाँ से कहाँ तक के, इंफिनिटी से लेके r तक के, माइनस के क्यूब क्यू। तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, के क्यू क्यू अपॉन आर। तो W इज इक्वल्स टू आ गया के क्यू क्यू अपॉन आर, और पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या रहता है, W अपॉन क्यू। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला कौन सा है, V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और दूसरा क्या है, के क्यू अपॉन आर। अगर पूछ लेते हो हमको आना चाहिए, तो बड़ी बहुत बड़ी डेरिवेशन थोड़ी है, मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा शायद ये। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। हाँ। चलो नेक्स्ट, तो ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए, फिर पे चलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट, तो देखो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज Q है, इससे इस डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू अपॉन आर। ये डिस्टेंस है वो है कितनी, r। और दूसरा इसका एक और फॉर्मूला है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लूं जिसमें यहाँ वाला चार्ज माइनस क्यू है और यहाँ वाला चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, तो देखो दो पॉइंट के ऊपर ये डेरिवेशन आती है। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट क्या रहेगा, एक्सियल पॉइंट क्या रहेगा, ये पोलर पॉइंट। तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालो, और एक दूसरा इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालो। जहां आपने पोटेंशियल लिखा है ना, उसके ऊपर लिख देना कि ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर या स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो इस पॉइंट के ऊपर देखो मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्वियसली 2a होगी, और इसके सेंटर पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस। ये डेरिवेशन बार बार पूछा है, बार बार। तो पॉइंट a के ऊपर पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, है ना, के क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो इस पॉइंट के ऊपर इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, के प्लस क्यू अपॉन आर माइनस ए। डिस्टेंस कितनी है इसकी, आर माइनस ए, यही तो बचा। उसके बाद इस पॉइंट के कारण पोटेंशियल कितना होगा इसके ऊपर, प्लस, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, डायरेक्शन की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डायरेक्शन बनाते थे, इस बार डायरेक्शन नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी। तो सीधे के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए, ये हो जाएगा उसके ऊपर पोटेंशियल। बस इसको ऐड कर देते हैं, के क्यू। तो चलो नेक्स्ट पेज में इसको ऐड करते हैं, यही हो जाएगा क्या, तो नेट पोटेंशियल इसके ऊपर हो जाएगा। तो मैं देखो के क्यू को कॉमन निकाल लेता हूं,
यहाँ बचेगा 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू, नीचे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर प्लस ए, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, ये माइनस है, इस माइनस के कारण प्लस हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या बचेगा के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। q इंटू 2 इंटू ए, ये क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ के पी, और नीचे जो ये a है ना, ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर दें तो नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये वाला किसके लिए है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालते हैं। इस पॉइंट पे देखो पोटेंशियल, इसके कारण मान लो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है एल, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी एल। तो इस पॉइंट पे इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो होगा के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एल, और इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा के प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एल। दोनों सेम है, कर जाएंगे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा 0। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दोनों पोल्स के बीचों बीच जो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, बीचों बीच होना चाहिए, ये कहीं पे भी नहीं, क्योंकि अगर ये बीचों बीच होगी तभी तो दोनों से डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगी। तो जो प्लेन हमको मिलता है, ये एक लाइन नहीं है, ये एक प्लेन है, प्लेन। देखो ये इस तरफ वाला चार्ज है और इस तरफ एक और चार्ज, तो इनके बीच में ये एक प्लेन है। यहाँ पे जो पॉइंट होगा, इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से भी वही डिस्टेंस है। तो बीच में एक पूरा प्लेन मिलता है, प्लेन, ना कि कोई एक लाइन मिलती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिक डाइपोल में कौन सा ऐसा प्लेन है जिसके ऊपर पोटेंशियल हमको कांस्टेंट मिलता है या 0 मिलता है, कई बार कांस्टेंट भी पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम 0 मतलब कांस्टेंट ही तो है। तो देखो ये वाला वो प्लेन है जो बीचों बीच है, तो आप बोलेंगे दोनों पोल्स को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर जो प्लेन है, या पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है एट द मिड पॉइंट, वही क्या है, इक्वी पोटेंशियल वाला है या पोटेंशियल 0 वाला प्लेन है। हाँ, कौन सा प्लेन, हाँ इक्वेटोरियल प्लेन भी बोल सकते हैं, लेकिन और कॉमन लैंग्वेज में कि दोनों पोल्स को जोड़ता है जो एक्सिस होता है, उसके सेंटर पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर प्लेन है, देखो यही वो एक्सिस है जो दोनों चार्जेस को जोड़ रहा है, इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर एक प्लेन बना दिया है। इसी प्लेन पे क्या होगा, फ्लो पोटेंशियल 0 होगा या कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट भी पूछा है एक बार। तो इस पॉइंट पे के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, इन दोनों को जोड़ने वाला यहाँ पे जो होगा, इधर क्या हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा कितना 0। और यहाँ कहीं अगर कोई एक पॉइंट पूछ लिया तो के पी अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, अगर थीटा की वैल्यू हो गई 0 तो कॉस 0 कितना हो जाता है 1, आंसर आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू हो गई 90 तो कॉस 90 क्या होता है 0, तो आ जाएगा 0। वो जनरल फॉर्मूला है। तो आप लोग अपनी शीट में अगला जो बनाएंगे वो ये वाला बनाएंगे, इसी डायग्राम पे, इस पॉइंट पे के पी अपॉन आर स्क्वायर, के पी अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ पे 0 इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। किसका, नहीं नहीं, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये जनरल फॉर्मूला आ जाता है ऑब्जर्वेशन से, इसकी जरूरत नहीं है, बस इतने ही चलो छोड़ो। तो ये वाला फॉर्मूला भी नोट हो गया। तो हमने देखा कि बीच में जो सरफेस मिल रही है या प्लेन मिल रहा है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पे पोटेंशियल कितना था, थ्रू आउट 0 था। लेकिन एक और चीज है, एक और चीज क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एक पूरी की पूरी सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब देखो बीच में एक चार्ज है, ये वाला कौन सा, प्लस क्यू। अंशिका बताएंगी इससे आर डिस्टेंस पे ये एक पॉइंट है, इस पे पोटेंशियल कितना होगा,
हाँ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू दिस चार्ज? के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगला एक पॉइंट है, वो भी ना आर डिस्टेंस पे है। क्या? सॉरी, के क्यू बाई आर, चार्ज इसके कारण, पोटेंशियल इसके कारण होता है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए ए पी क्यू अपॉन आर करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल है, जो देखो इस हाइट पे जो पोटेंशियल है ना वो जी इंटू एच है। यहाँ पे इसको रख दो, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एन जी एच। इसलिए हाथी को रख दो, हाथी का मास इंटू जी एच। हाँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन होता है। इस चार्ज से इतनी डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है, ठीक है, के क्यू बाई आर कितना पोटेंशियल है। इससे आर डिस्टेंस पे ऊपर में एक पॉइंट है, इसके ऊपर भी कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। ऐसे करके चारों तरफ, और ये 2 डायमेंशन नहीं 3 डायमेंशन है, तो इससे देखो आर डिस्टेंस यहाँ पे भी, तो इसके आसपास एक स्फीयर बन जाएगा, और उस पूरे स्फीयर पे चार्ज पोटेंशियल कितना है, पी क्यू अपॉन आर। तो पूरे के पूरे स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। तो आपको पूछेगा नंबर 1, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पूछता है एग्जाम में बार 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 बार। तो देखो ये है एक प्लस क्यू चार्ज, इसके कारण मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूँ। ये है एक पोटेंशियल वाला सरफेस। उसके बाद अगर आपने रेडियस को चेंज कर दिया तो अगला पोटेंशियल वाला सरफेस ये बन जाएगा। देखो ये वाला पॉइंट आर डिस्टेंस पे था, r1 डिस्टेंस पे जो होगा पी क्यू अपॉन r1, पी क्यू अपॉन r1, पी क्यू अपॉन r1, पी क्यू अपॉन r1। अभी इसके तुमने r1 ली तो एक बाहर में और स्फीयर मिल जाएगा जिसको पोटेंशियल कुछ और है। ये मान लो ये वाला जो सरफेस है इसके ऊपर कोई पॉइंट मैंने ले लिया a, और यहाँ वाला एक पॉइंट है b। इस पूरी सरफेस को पोटेंशियल कितना है, बी ए बी ए बी ए। इस पूरी सरफेस को पोटेंशियल कितना है, बी 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 बी। चाहे कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो, बस मुझे एक बार बताओ कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा, कौन सा पोटेंशियल कम होगा, या दोनों इक्वल होगा? ऑब्वियसली ए ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि के क्यू अपॉन आर, डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी पोटेंशियल उतना कम होता जाएगा। आपको सोचो एक मैग्नेट से दूर, जितना ज्यादा दूर कोई मैग्नेट होगा उसके ऊपर उतनी कम इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब नेगेटिव चार्ज के केस में कहानी क्या है, ये है माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। इसके कारण भी जो पोटेंशियल सरफेस बनेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये होगी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये होगी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पे भी मैंने एक पॉइंट ले लिया ए और इस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया बी, बी। इस केस में बताओ क्या होगा, ए बड़ा या बी बड़ा? बी बड़ा, बी बड़ा। माइनस हो नेगेटिव बड़ा। हाँ, क्योंकि ये आ जाएगा मान लो -12 और ये आ जाएगा -6, तो मैग्नीट्यूड छोड़ो, आप पोटेंशियल देखो -12 बड़ा है -6 बड़ा, -6। इसलिए पोटेंशियल एट बी जो होता है वो ग्रेटर होता है। हाँ, अगर उसने ये मॉड लगा दिया तब बी की वैल्यू ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे ही करके पूछता है, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा बड़ा हो जाएगा वहां पे, बी का। एक बार पूछा भी उसने ऐसा क्वेश्चन कि एक चार्ज है हमारा Q, इस चार्ज से मेरे ख्याल से आगे होगा आपके शीट में ये वाला क्वेश्चन, अभी कर लेंगे इसको। तो ये हम लोगों ने देख लिया किसके कारण में, 2 पॉइंट चार्ज के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछता है, ये नंबर 2, नंबर 2 ये पूछेगा आपसे, नंबर 2, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हो गया हमारा माइनस क्यू चार्ज और ये हो गया हमारा प्लस क्यू चार्ज। तो इनके बीचों बीच ये एक आप लाइन खींच के दिखा दे, बोला कि यही है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इस पे कितना है, 0। वैल्यू की बता देना, इक्विपोटेंशियल थ्रू आउट पोटेंशियल सेम है, वैल्यू कुछ भी है। तो इस पे वैल्यू जो होती है पोटेंशियल की 0 होती है, लेकिन थ्रू आउट द सरफेस क्या होती है, कांस्टेंट। पूछता है एग्जाम में इसको। उसके बाद तीसरी चीज आपसे पूछेगा क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस फॉर अ पेयर
ऑफ सेम चार्जेस, सेम चार्जेस। तो मान लो ये भी एक प्लस क्यू चार्ज है, ये भी एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण क्या होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस को पूछ रहा है। तो इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है उसका डायग्राम आप लोग को बनाना पड़ेगा। इसके पास से एक लोकल रीजन में ये बनेगी, दोनों बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। इसके कारण एक और लोकल बनेगी, ये वाली एक और लोकल बनेगी, दोनों के कारण एक कॉमन सरफेस बनेगी, वैसी डंबल टाइप के शेप की, ऐसे डंबल टाइप के शेप की, दोनों का साइज बिल्कुल सेम होगा। तो इसको बहुत बार पूछा है, तो इसको ड्रॉ कर लीजिए। मैंने बोला ना, एक कॉपी में हमको लिखते जाना है और दूसरा एक फॉर्मूला शीट में से फॉर्मूले लिखते जाना है। तो ये आपको ड्रॉ करने के लिए बोलता है, तो इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए भी बना रहा हूँ। इसके लिए, हाँ इसके लिए देखो ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके बीचों बीच ये जो प्लेन है, पूछता है उसकी लोकेशन क्या होती है। मैंने टेस्ट में पूछा था इसका, फर्स्ट मिनट पे टेस्ट दिया था भाई, दोनों चार्जेस के सेंटर पॉइंट पे एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है वही क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है इन केस ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने बना दिया। पूछेगा भाई आज थोड़ी बात पूछ लेगा। उसके बाद लिखिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस की ना कुछ क्वालिटीज देख लेते हैं हम लोग। इक्विपोटेंशियल सरफेस करके डैश लिखना, कि होता क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस डैश इमेजिनरी सरफेस, ये इमेजिनरी सरफेस joining the points of same potential, joining the points of same potential, सारे सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। मैंने जो थोड़ी देर पहले ये बताया था, इसमें देखो एक पॉइंट यहां लिया था, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, आर डिस्टेंस पे सबको जोड़ दिया था, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको मिल गई। अब इसके नीचे स्टार पॉइंट करके लिखना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, potential difference between any two points, any two points on an equipotential surface is, कितना होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो पॉइंट लिखे हैं मैंने, ए और बी, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये जीरो। एक ही सरफेस पे जीरो। हाँ इक्विपोटेंशियल है ना, मतलब थ्रू आउट सरफेस। हाँ, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं वी ए इक्वल टू वी बी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनाने हैं, इसमें ये वाला पॉइंट आपको याद रखना पड़ता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो देखो एक बात बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। चलो अगले पॉइंट में लिखाता हूं, उसमें अगला स्टार पॉइंट लिखना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू, सॉरी लिखा दिया। अगला पॉइंट लिखना, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, नो वर्क इज डन in moving a charge, in moving a charge from यहाँ पे from लिखूं क्या लिखूं, moving a charge on equipotential surface, on equipotential surface। तो यहाँ पे देखो change in potential is equals to work done divided by charge। यहाँ पे कोई एक चार्ज Q है, उसको मैं A से B के ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो उसका पोटेंशियल कितना चेंज होगा, VA माइनस VB कितना हो जाएगा, जीरो। तो जीरो इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, फ्रॉम नहीं, फ्रॉम को काट देना, क्या लिखा है तो उसकी जगह में ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी चार्ज को मूव करने के कितना हमको वर्क डन करना पड़ता है। तो देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मैं लेके आया एक चार्ज क्यू को, उसके लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस चार्ज को ऐसे लेके आता, ऐसे 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 घुमा फिरा के यहां से फिर यहां पे लेके आता, ऐसे डायरेक्शन में घुमा के लेके आया हूं इसको, बताओ इस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा,
जीरो ही होगा। जीरो ही होगा यहाँ पे। ये सरफेस तो आखिर में एक ही सरफेस में आ रहा है। आखिरी में उसी सरफेस के ऊपर आ रहा है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, मतलब पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल जीरो। तो जो इस पेन के पास अभी पोटेंशियल कितना है, mgh। अगर मैं इसको ऐसा घुमा फिरा के कहीं से भी लेके आ गया, अब इसके पास पोटेंशियल कितना है, mgh। चेंज इन पोटेंशियल जीरो, तो वर्क डन हम क्या कंसीडर करेंगे, जीरो। वर्क डन हम कंसीडर करेंगे जीरो। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप एक पॉइंट है ए, ये हायर पोटेंशियल पे मान लो, और उसके बाद एक पॉइंट है आपके पास में बी, ये लोअर पोटेंशियल पे है। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। आपने ऐसे गए तो आपने वर्क डन किया फ्रॉम ए टू बी। जब आप वापस यहाँ पे आए तो आपने किया वर्क डन बी टू ए। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ पे था, ये कहीं से भी घुमा फिरा के यहीं पे लेके आ जाओ, क्या इसकी पोटेंशियल कोई चेंज हुआ, नहीं। तो ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे, कंजर्वेटिव इन नेचर, मतलब उनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, चेंज इन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो चेंज इन पोटेंशियल इसका देखो, वापस से घूम के यहीं आ गया, कितना हो जाएगा, जीरो। तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। यानी हम बोल सकते हैं वर्क डन इन ए टू बी इज इक्वल टू वर्क डन इन बी टू ए। ये ना पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, अपने आप क्या हो जाएगा, आपको जीरो मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो वर्क डन ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू ए इज इक्वल टू हमको जीरो मिलना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली पता है इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव ऑफ दिस आएगी और आपको जीरो मिल जाएगा। तो दोनों में जो वर्क डन का मैग्नीट्यूड होता है ना, वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो b माइनस a लिखते हैं उसको a माइनस b। इसको, हाँ इसको आप लोग वर्क डन ए टू बी और इधर के सामने माइनस साइन का साइन लगा सकते हैं, डायरेक्शन चेंज। अगर यहाँ a माइनस वर्क डन b को वर्क डन b विद वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए। टोटल वर्क डन जब आप निकालोगे ना तो जीरो आएगा, क्योंकि ये आपको मिल जाएगा मान लो +5 जूल और ये आपको मिल जाएगा -5 जूल। ठीक है, प्लस और माइनस क्यों मिलेगा, लेकिन वो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब इस पॉजिटिव चार्ज को दूर ले जाओगे ना तो आपको वर्क डन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन पता है अब क्या होगा, जब इसको मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, मतलब उसको रिपेल कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स उस डायरेक्शन में लगा के रखना पड़ेगा ताकि कांस्टेंट स्पीड से इसकी इधर लेके आ जाए, तो नेगेटिव वर्क डन। लेकिन जब आपको इसको पास ले जाना है तो इस डायरेक्शन में फोर्स और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। समझे नहीं सर a से b में अगर एक पॉजिटिव चार्ज लगेगा तो फिर b से में सेम मैग्नीट्यूड के नेगेटिव चार्ज मिल जाएंगे, तो वर्क डन की साइड डिफरेंस। अगर आपने चार्ज को ही चेंज कर दिया, सर सेम मैग्नीट्यूड है, बस उसी चार्ज को नेगेटिव ले लीजिए। हाँ तो चार्ज तो चेंज हो गया ना, सेम ही होगा। नहीं तो फिर भाई आपने चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को ही आपने चेंज कर दिया, तो फिर सेम नहीं रह जाएगा उस केस में, क्योंकि अब वो जो इसको पहले रिपेल कर रहा था अब इस वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है, सेम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को हमको याद रखना है। A metallic surface of any shape, a metallic surface of any shape, of any shape is an equipotential surface, is an equipotential surface, is an equipotential surface। अब देखो ये एक मेटेलिक बॉल थी, इसके ऊपर मैंने कोई चार्ज दे दिया, तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दिया, तो सब एक दूसरे को रिपेल करके क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे, थ्रू आउट द सरफेस आपको सेम मिलेगा। तो सब अपने साथ मतलब एक सेम डिस्टेंस कर लेते हैं। तो इस सरफेस के ऊपर चाहे किसी भी शेप की हो, कोई पॉइंट ए ले लो, कोई पॉइंट बी ले लो, तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। मेटेलिक सरफेस हो, किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके ऊपर आपने एक चार्ज दे दिया है या इसके अंदर में आपने एक चार्ज दे दिया, तो इसमें क्या होगा, थ्रू आउट द पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद इस पे भी कहीं भी एक पॉइंट ए ले लो, कहीं भी एक पॉइंट बी ले लो, इसमें भी पॉइंट ए और पॉइंट बी के पोटेंशियल क्या होगा, सेम। लेकिन रिपल्शन करके पर्टिकुलर डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा ना,
और अगर डिस्टेंस एक पॉइंट सेंटर से अगर सेम नहीं रहा है पॉइंट पे सरफेस, तो सेम कैसे रहा? क्यों ना मिल गया? सर जैसे ये सर्कल है, यहाँ पर अगर हम सेंटर में चार्ज किए तो सारे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके सर्कल के सरफेस पे आ गई। हाँ तो यहाँ तो सेम डिस्टेंस थी ना हर जगह सेंटर पे, या फिर उसमें मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। सर सेंटर पे चार्ज लीजिए, हाँ उससे सब रिपेयर करके सरफेस पे ले जाएंगे। मैंने इसके ऊपर मान लो 5+5 Q चार्ज इसके ऊपर दे दिया, तो सबके सब सेम डिस्टेंस पे आ गए। सेम डिस्टेंस पे हाँ तो सब सरफेस पे आ गए, सरफेस सेम डिस्टेंस है सेंटर पे, हाँ। सर्कल है। लेकिन बाकी सब जगह सेंटर से सेम डिस्टेंस पे नहीं है सर्कल, तो सब एक ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। जो जो ज्यादा दूर है सरफेस से वो तो सरफेस टच नहीं कर पाएगा। जीरो क्यों ऐसे वही पूछ रहा हूँ। जीरो क्यों? क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। सर मतलब देखो इसके ऊपर मैंने +5 चार्ज दिया, कि सर्कल में एक ही डिस्टेंस पे पहुंच जा रहा है, इसलिए वो जीरो हो जा रहा होगा, फिर बाकी सब में एक ही डिस्टेंस पे नहीं पहुंच रहे होंगे, तो उसमें जीरो सेंटर इनके बीच की आपस में जो डिस्टेंस होगी ना वो सेम हो जाएगी, इस वजह से अच्छा पोटेंशियल आपस में वही कैसे सही आपस में सेम मतलब जैसे मान ली सर्कल में रेडियस की रहते तो सब जगह रेडियस की रहता, सर्कल का रेडियस कांस्टेंट रहता है हर पॉइंट पे। नहीं, ये आपस में इस तरीके से मैनेज हो जाते हैं ना कि हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमको तो मिलती है। वो जो ज्यादा दूर है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल हाँ वो अपने हिसाब से, जैसे ये वाली जो पोजीशन है ना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा चार्जेस देखने के लिए मिलते हैं, और जो जितना ऐसा फ्लैट सरफेस होता है ना, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। जो शार्प एजेस होती है जैसे ये, यहाँ पे पता है आपको सबसे ज्यादा चार्ज देखने के लिए मिलती है, सबसे ज्यादा। ये नेचर का ही ऐसा कुछ है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसर आउट भी करते हैं, इसलिए क्या होता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे शार्प एजेस रहती है वहां पे सबसे ज्यादा चार्ज देखते हैं, और यहाँ पे सबसे कम चार्ज क्योंकि फ्लैट सरफेस होती है। तो इसका जिस यही है कि कोई भी एक मेटेलिक सरफेस है उसका थ्रू आउट पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यानी कि यहाँ पे अगर कोई चार्ज क्यू है, आप उसको चाहते हैं कि वो यहाँ पे चले जाए। अब देखो यहाँ पे अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, तो अपने आप चार्ज किस से मूव कर जाएंगे। वो क्या करेंगे, यूनिफॉर्मिटी एक बना लेते हैं। जैसे कि आप किसी भी पॉट में पानी को रख दो, उसका लेवल क्या हो सकता है, फ्लोट सेम, चाहे उसका शेप कितना भी रेगुलर क्यों ना। जैसे कि मान लो एक ये बहुत बड़ा है और एक ये इसके साथ में छोटा सा बीकर मैंने लगा दिया है, इसमें आप पानी भर दो और इसका ये वॉल्व को खोल दो, इसमें भी क्या होगा, पानी सेम लेवल पे आ जाएगा, सेम लेवल अपना मेंटेन करता है। तो इसमें भी एक सरफेस के ऊपर क्या होता है, वो सेम पोटेंशियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, E is always normal to the equipotential surface. Electric field is always normal to the electric field is always normal to the always normal to the equipotential surface. Equipotential surface. ये कोई एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर निकलती है, इसके अंदर जाती है, हमेशा बाहर निकलती है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इस डायरेक्शन में बाहर निकली हुई है, इस डायरेक्शन में बाहर निकली हुई है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो मैंने देखो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के रखी हुई है, आपको पता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे r डिस्टेंस पे हमेशा क्या होती है, पोटेंशियल सेम होता है। तो एक सरफेस मैंने बना दी ऐसी सर्कुलर तरह मिलेगी हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है देखो इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी, इसमें हमेशा टुवर्ड्स आउटसाइड रहेगी। अब यहाँ पे देखो मैंने एक छोटा सा चार्ज या छोटा सा एक ना वो ले लिया, dl। तो एक छोटा सा जो dl मैंने लिया है, यहाँ पे देखो अभी आप लोगों को मैंने बता दिया क्या, E is equals to minus dv/dr, नहीं बताया ना? तो चलो उस पॉइंट के बाद इसको मैं समझाता हूँ, ये वाला डेरिवेशन हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो फिर इसको बताते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट है, no two equipotential surface can intersect each other. No two equipotential surface can intersect each other. क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती दो इक्विपोटेंशियल सरफेस,
क्योंकि इस पे पोटेंशियल है मान लो 10 वोल्ट का, इस पे पोटेंशियल है मान लो 15 वोल्ट का, तो इस पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल नहीं बता सकते, इसलिए दो एक पोटेंशियल वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नहीं। मुझे बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। इस पॉइंट पे 10 वोल्ट, इस पॉइंट पे सर जैसे दो सर्फेस ऐसे मिल रही है तो दोनों का सेम मिल जाएगा जिस पॉइंट पे मिल रहा है। हाँ हाँ, तो फिर दोनों के ऊपर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो फिर ये 15 वोल्ट नहीं रहेगा ना, दो सेम पोटेंशियल वाले सरफेस एक दूसरे को टच कर जाता है मतलब दोनों में एक पॉइंट की वैल्यू। मुझे इस पॉइंट पे बताओ ना, ये नहीं बता सकते। दूसरी चीज, एवरेज जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस रहती है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या, वो भी डिफाइन नहीं कर सकते, तो डिफाइन ही नहीं है इस पॉइंट पे। जैसे एक पॉइंट पे किसी एक पार्टिकल की एक ही वेलोसिटी हो सकती है, तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, उस पे जो टेंजेंट रहता है वो वेलोसिटी दिखाता है। तो एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, देखिए। ठीक है, चलिए इस वाले पेज को खत्म करते हैं, मैं बता देता हूँ मैं। एक आगे चल के ना हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, आगे चल के हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले हैं, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ई डी आर के इक्वल। मतलब हम ऐसा देखेंगे, माइनस डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। माइनस डीवी बाई डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहां से देखो, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिखूंगा ई डॉट डी एल। ये देखो, ये छोटी सी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, एक चार्ज को मैं यहां से यहां पे मूव करना चाहता हूँ। ध्यान से देखो, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसमें एक छोटा सा मैंने एलिमेंट ले लिया है डीएल, तो इसके ऊपर भी पोटेंशियल क्या होगा? थ्रू सेम रहेगा। अगर मैं एक चार्ज को यहां से लेके यहां पे मूव करना चाहूँ, यहां से लेके यहां तक मूव करना चाहूँ, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डीएल। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग थोड़ी देर के बाद डिराइव करने वाले हैं। तो देखो, इस फॉर्मूले का मैं डायरेक्ट अभी यूज कर लेता हूँ। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से डेल वी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस ई डी आर लिख सकता हूँ। अभी क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे इनके बीच में ना ये रहता है, मतलब इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे हम लोग, या इन दोनों के बीच में कैसा डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे ई डी एल के बीच में भी क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ई डी एल कॉस थीटा। और क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, तो डेल भी कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा ई डी एल कॉस थीटा इक्वल टू 0। ई 0 हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि चार्ज है। डीएल तो आपने खुद एक एलिमेंट लिया है, वो भी 0 नहीं हो सकता, तो किसको 0 होना है? cos थीटा को। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है? 90 डिग्री। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है। तो आप चाहो तो उसको लिख लो, कंसीडरिंग अ चार्ज प्लस क्यू एंड अ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेप। इसको चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बदलन होता है। हाँ, तो इसमें क्या है? यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया है 1 कूलम का। हाँ देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है? क्यू इनटू ई। तो क्यू को मैंने मान लो 1 कूलम लिख लिया, इसीलिए कंसीडरिंग a equipotential surface of plus capital Q charge and electric field as shown in figure, full stop. Taking a small element dl on equipotential surface, तो ये DRDL है क्या? हाँ DRDL, वो भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। इसको dr ले लोगे ना तो फिर समझ में नहीं आता, सर ये r ऐसा था यार, कैसा हो गया। dl on equipotential surface, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना, let a charge of 1 coulomb, let a charge of 1 coulomb
moves through distance dl on equipotential surface. Equipotential surface. Equipotential surface. So that फिर वो लिखना del v is equals to minus e dr, और यहाँ पे क्या है, ये dl है, हमने dl लिया है, तो आप लोग चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो, डेल्टा v is equals to minus e dl. दोस्तों नेगेटिव साइन नेगेटिव क्या चीज? माइनस साइन नहीं, जो हम लोग प्रूव करेंगे ना तो माइनस साइन आता है, इसलिए मैंने लिख दिया. अभी नेगेटिव लगी है cos थीटा और sin साइन तो जीरो की तरफ चला जाएगा तो जीरो हो गया ना, वो माइनस लिख ले रहे हो. देखो ये सब एक्सप्रेशन मैंने कैसे लिखे हैं, देखो जो आपका चेंज इन पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, W बाई की इसके इक्वल होगा. अब वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू. फोर्स कितना होगा, K Q बाई R स्क्वायर इंटू DL बाई स्मॉल क्यू. तो स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कट गया, और ये किसके इक्वल होता है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DL, समझ में ना, तो उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया था. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, relation between E and V. Relation between E and V. Relation between E and V. देखो यहाँ पे मैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहा हूं. एक सरफेस है ये, और इसके नीचे एक सरफेस है ये वाली. इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं किसी भी सरफेस पे कैसी होती है, परपेंडिकुलर. थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव किया है, किसी भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी पोटेंशियल सरफेस पे कैसे होती है, वो परपेंडिकुलर होती है. तो या तो वो लाइंस ऐसी हो सकती है, या तो वो लाइन ऊपर से नीचे आती हुई हो सकती है, ऊपर से नीचे आती हुई. यहाँ पे देखो मैंने ऐसी लाइंस बनाई हैं, तो बताओ नीचे वाली जो सरफेस है सरफेस नंबर 1, और ऊपर वाली जो सरफेस है सरफेस नंबर 2, दोनों में से पोटेंशियल किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, नीचे वाले में ज्यादा होगा. सेम होगा ना सर, क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है. सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये देखो ये बड़ा सा एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी निकल रही है. बताओ पोटेंशियल यहाँ ज्यादा होगा कि यहाँ ज्यादा होगा. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है ना, उस डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज होता है, क्योंकि देखो इससे डिस्टेंस कम हो रही है, सॉरी बढ़ रही है. हाँ, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में हमेशा ऐसा बोला भी जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में होती है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर टू लोअर की तरफ. हाँ, डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना. तो देखो ये वाली जो हमारी सरफेस है ना, नीचे वाली, ये ज्यादा पोटेंशियल पे है. मैंने मान लिया कि इस पे एक पॉइंट है, पॉइंट, और इस पे एक पॉइंट है, मान लो इस पे कोई पॉइंट है ए, इस पे कोई पॉइंट बी है. इस पे अगर पोटेंशियल बी है तो इस पे पोटेंशियल कितना होगा, बी माइनस डी बी. अब मैं एक चीज चाहता हूँ कि ये वाला जो चार्ज है उठ के वो यहाँ से यहाँ तक के पहुंच जाए. स्मॉल चेंज है. हाँ, स्मॉल चेंज है इसमें. यहाँ पे मान लो कोई एक चार्ज है स्मॉल क्यू, वो उठ के यहाँ से लेके यहाँ तक के पहुंच जाए. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा. हाँ, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा वहां पे. तो पहले डायग्राम को बनाते हैं और साथ साथ डेरिवेशन करते हैं. कंसीडरिंग टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, लिखो उसके बाद डायग्राम बनाना. कंसीडरिंग टू इक्विपोटेंशियल सरफेस of potential V and V minus dV, V and V minus dV. Consider a charge small q
consider charge small q to be moved from lower potential surface to higher potential surface. चलिए यहाँ चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो क्यू ले रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव में सेम वैल्यू सकते हैं। हाँ, हमको क्या निकालना है? चेंज इन पोटेंशियल निकालना है। इसका चेंज इन पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? जो ये यहाँ जो मेन चार्ज है हमारा उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर चेंज इन पोटेंशियल आता किसके कारण है? जो मेन चार्ज है उसके कारण। तो हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर जा रहे हैं तो पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, सुनो, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। अब पोटेंशियल की बात देखो, अगर ये नॉर्थ पोल है, अगर मैं एक नॉर्थ को लाऊंगा तो ये भागना चाहेगा, तो इसके पास भागने वाला पोटेंशियल होगा, उसको मैं पॉजिटिव बोल दूंगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव चार्ज को इसी डिस्टेंस पे लाऊंगा, साउथ पोल को, तो उसके पास भी पोटेंशियल होगा, लेकिन उसके पास इस डायरेक्शन में आने वाला पोटेंशियल होगा। तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं? नेगेटिव पोटेंशियल कह देते हैं। तो इस पॉइंट पे इसके लिए पॉजिटिव पोटेंशियल है, मतलब ये भागना चाहता है। अगर नेगेटिव पोटेंशियल है मतलब ये पास आना चाहता है। राइट, नेगेटिव जैसे पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, क्योंकि हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का है ना। तो हमने क्या लिखा कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस पे एक पॉइंट चार्ज q है जो कि सरफेस लोअर इक्विपोटेंशियल सरफेस से हायर पोटेंशियल वाली सरफेस को मूव करना है। ठीक है, एंड वर्क डन इज इक्वल्स टू f इनटू डिस्टेंस कितनी मूव करेगा ये? dr। वर्क डन इज इक्वल्स टू f इनटू dr। ठीक है, अब देखो यहां से मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल्स टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं, फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू E इंटू dr। तो W इज इक्वल्स टू QE dr। इसको मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इस डायरेक्शन में हम ला रहे हैं। इस डायरेक्शन में कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी की तरफ से आती है ना। तो जो हमारा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसको हम लोग मूव इस डायरेक्शन में करते हैं 180 डिग्री। तो लिखिएगा 180 डिग्री। तो W इज इक्वल्स टू माइनस QE dr, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? W अपॉन Q इज इक्वल्स टू माइनस E dr। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल। भाई छोटी सी डिस्टेंस मूव किए तो पोटेंशियल में भी छोटा सा चेंज आएगा। तो dV E dr। तो यहां से हमको पता चल गया क्या? E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। अच्छा, एक बात बताना, जैसे ये एक नेगेटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? 2 kP अपॉन r क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में 2 kP अपॉन r क्यूब। और हमारा पोटेंशियल कितना होता है यहाँ पे? kP अपॉन r स्क्वायर। तो चलो इसको करके देखते हैं। V इज इक्वल्स टू kP अपॉन r स्क्वायर। हाँ, kP अपॉन r स्क्वायर है ना। तो अगर मैं इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो इस साइड क्या आ जाएगा? dV अपॉन dr और इस साइड क्या आ जाएगा? kP। ये ऊपर चला जाएगा तो -2 r क्यूब।
इस माइनस को इधर ले आते हैं, इस माइनस को जैसे ही इधर लाओगे तो देखो माइनस इज इक्वल टू ये, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो वहां से ये प्रूव कर दो, इसको ऐसे भी प्रूव करते हैं, वैसे भी कैसे भी कर सकते हैं। तो हमने पोटेंशियल को एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमको ये मिल गया नेगेटिव वाला, तो रिलेशन क्या आ गया वहां से भी, E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो नेक्स्ट लिखिएगा, अच्छा एक स्टार पॉइंट लिख लेना, स्टार पॉइंट बना लेना, स्टार पॉइंट लिखना, नेगेटिव स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ इज, नेगेटिव स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ, पोटेंशियल टू डिस्टेंस ग्राफ, वी स्मॉल आर ग्राफ, वी स्मॉल आर ग्राफ is intensity of electric field at that point, dV by dr, dy by dx टाइप का लग रहा है ये, अगर इधर v है और इधर r है। एक बात बताओ, इनके बीच में कर्व कैसा बनेगा, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में डिक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू k q अपॉन r, यानी पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। तो इसके ऊपर जहां पे भी आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसके ऊपर कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ये टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट क्या हो जाएगा, dv अपॉन dr। इसके ऊपर टेंजेंट हम कैसे अच्छा किसी पॉइंट पे टेंजेंट कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट पे सॉरी स्लोप कैसे निकालते हैं, उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसके बाद कहीं पे भी इसमें दो ऐसी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, तो एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। इस पॉइंट पे r क्या क्या है, मतलब चेंज कितना हुआ, ये dr चेंज हुआ, और इन दोनों पॉइंट्स की हाइट में कितना चेंज हुआ, वो dv चेंज हुआ। तो dv बाई dr ही क्या होता है, स्लोप। नेगेटिव आएगा ना, स्लोप नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगा, इसलिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इंटेंसिटी मिलती है। तो यहाँ पे देखो जो स्लोप आता है ना वो अपने आप नेगेटिव आता है, जैसे जैसे r चेंज हो रहा है तो v क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr, ये खुद माइनस में आने वाला है dv बाई dr। चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलरेडी नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये, तो e हमको भी पॉजिटिव मिल जाता है। इंटेंसिटी और v वाला, हाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखा है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव स्लोप ऑफ dr ग्राफ इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। अच्छा देखो एक और चीज, जैसे कि मान लो दो स्फीयर है हमारे पास में, एक ये स्फीयर है और एक ये स्फीयर, इसकी जो रेडियस है वो है r और इसकी जो रेडियस है वो है 2r। अब दोनों के ऊपर मतलब एक के ऊपर कुछ और चार्ज था, एक के ऊपर कुछ और चार्ज था, जैसे हम दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे कि दोनों के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, चार्ज की डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो छोटू सा गोला है उसके पास ना थोड़े से चार्ज होंगे, क्योंकि सब चार्ज ना इक्वल डिस्टेंस पर रहना है, तो दोनों इक्वल पोटेंशियल हो जाएंगे। हाँ दोनों की भी पोटेंशियल हो जाएगी। हाँ लिखिएगा, इसको ऐसा लिख लेते हैं, दो गोले बना लो, इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा दोनों का पोटेंशियल से। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं दोनों को टच करूंगा तो दोनों में चार्जेस इधर से उधर ऐसे चले जाएंगे कि वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, दोनों में पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चार्जेस में कितने, Q1, K Q1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू K Q2 अपॉन R2। दोनों के ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस पे है, और दोनों का पोटेंशियल भी तो सेम होगा। एक बात बताओ, दोनों को अगर दोनों मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड को 30 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों को टच कर देते तो हीट ऐसी फ्लो होती कि दोनों का टेम्परेचर सेम कर दे, वो रीजन ही खत्म हो जाता है कि जिसके कारण हीट इधर से उधर जाएंगे। तो यहाँ पे भी ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इस वजह से ना चार्ज इधर से उधर जाएगा ना उधर से इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू R1 बाई R2, भाई जिसकी रेडियस ज्यादा बड़ी उसके पास चार्ज भी ज्यादा।
इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल आते हैं कि हमने ना इसके ऊपर इतने चार्जेस थे, इसके ऊपर ना 80 कूलम चार्ज थे और इसके पास ना 20 कूलम का चार्ज था। तो थोड़ी देर के बाद जैसे ही हमने इनको क्या किया, टच किया, तो बताओ इनके ऊपर चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा? तो यहाँ पर क्यों सेंटर में है? नहीं, सरफेस के ऊपर। पूरा सर्कल। हाँ। देखो देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, छोटू गोला है उसके ऊपर 80 कूलम का चार्ज है और बड़ा वाला गोला है उसके ऊपर कितने कूलम का चार्ज है? 20 कूलम का चार्ज है। अच्छा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 80 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 100 कूलम। एक ये मिल गया। उसके बाद दोनों के ऊपर ना अब रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसके ऊपर 80 नहीं रह गया, अब इसके ऊपर कितना हो गया? Q1 और इसके ऊपर कितना होगा? Q2। ये वाले रिलेशन से आप एक और इक्वेशन बना लो। आपको दिया रहेगा कि रेडियस डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, कितना होगी, तो यहां से एक इक्वेशन आएगी। पहली इक्वेशन Q इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी। कितना क्लियर? बस काम खत्म। The work done in moving a charged particle between 2 points in a uniform electric field does not depend on the path followed by the particle. कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव होता है, इसलिए वर्क डन डिपेंड होता है। नेक्स्ट, a point charge plus q is placed at a point O as shown in the figure. Is the potential difference VA minus VB positive, negative और zero? क्वेश्चन में तो फिगर ही नहीं बना है, चलो इसमें खुद से कुछ बना लेते हैं। हाँ, ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा था कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट, माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, तो आपको ये बताना है बी ए माइनस बी बी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। पॉजिटिव, नेगेटिव। मुझे क्वेश्चन में एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा कि कैसा क्वेश्चन था। इस केस में आप देखो बी ए जो है वो कैसा है? ग्रेटर देन बी बी, तो बी ए माइनस बी बी क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव। तो अगर क्वेश्चन इस टाइप का होगा तो इसका आंसर है पॉजिटिव। इस वाले केस में देखो क्या होगा, बी ए जो है वो छोटा है बी बी से, और अगर आपने बी ए माइनस बी बी कर दिया तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ये माइनस पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, अगर ये ऐसा बोल देता कि ये चार्ज है कोई प्लस क्यू, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, तो बी ए माइनस बी बी क्या मिलता है हमको? जीरो। ये आपको दोनों की इक्विटोरियल पोजीशन में भी ये होता है। इक्विटोरियल डाइपोल में होता है ना वो, तो अभी डाइपोल तुमने पॉइंट चार्ज है हमारे पास। हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉलो मेटल का स्फीयर है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इस चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो कितना है? 10 वोल्ट का है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर? अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि ये एक हमारे पास में चार्ज स्फीयर, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, नहीं ये मैंने एक ना मेटेलिक स्फीयर बनाया है। मेरी बात तो सुनो पूरी। ये एक मेटल का स्फीयर है, इस पॉइंट पे ए बी और इस साइड सी और इस साइड डी। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कैसी होगी? Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमको मैक्सिमम मिलेगी, और जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कम होने लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाओगे कम होने लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाओगे कम होने लगेगी। और हमको एक चीज पता है, E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV अपॉन dr, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। किस चीज का डिफरेंशिएशन करने पे हमको जीरो मिलता है? कांस्टेंट, यानी कि पोटेंशियल अंदर में क्या रहता है? कांस्टेंट है। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेटेलिक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब आप डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हो? कांस्टेंट का। कांस्टेंट का।
तो पोटेंशियल की खास बात देखो, पोटेंशियल जो है ना, जैसे जैसे आप बाहर जाओगे तो वैसे वैसे कम होने लगता है। मेटेलिक स्फीयर के बाहर जाओगे तो पोटेंशियल कम होने लगता है, लेकिन अंदर कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। क्या बोल रहे हैं? सरफेस पे भी पोटेंशियल हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये खास बात है इसकी कि एक मेटेलिक स्फीयर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ई की वैल्यू जीरो। इनसाइड तो जीरो थी। हाँ, उसके अरे भाई हॉलो है, हॉलो, हाँ, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो होगी। वो जीरो होगी। अब ये फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, वो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ बी। किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? कांस्टेंट का। तो v क्या हो जाता है इसके अंदर? तो कांस्टेंट हो जाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस की नहीं। हाँ, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, क्योंकि जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही पोटेंशियल यहाँ है, उतना ही पोटेंशियल यहाँ है। बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगती है, बाहर जाओगे तो पोटेंशियल भी कम होने लगता है। दोनों की रेट अलग अलग है, क्योंकि E is inversely proportional to R square, V is inversely proportional to 1 by R। दोनों अलग अलग रेट से कम हो रहे हैं। अंदर की बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो अंदर में, ये हम लोगों ने प्रूव किया यार, गॉस का थ्योरम लगाया था हमने। हाँ, अंदर में हमने एक गॉसियन सरफेस ली थी, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाया था, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आई थी जीरो आई थी। तो उसकी हेल्प से हमने निकाला कि पोटेंशियल अंदर में कैसा है। अंदर में पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है? कांस्टेंट। जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर में पोटेंशियल होता है। इस क्वेश्चन का ये आपका रिजल्ट, ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने डाला था। बाहर में जितना भी पोटेंशियल होगा अंदर में कितना सेम पोटेंशियल होगा। अगर आपसे कोई पूछे क्यों, बाहर सरफेस में जितना पोटेंशियल अंदर में उतनी पोटेंशियल है, आप बोलना अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। और E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। ये कब जीरो होगा? जब पोटेंशियल क्या हो? कांस्टेंट हो। अंदर में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है तो वैल्यू कितनी होती है? बोला सर जितनी सरफेस पे होती है ना उतनी ही अंदर में पोटेंशियल है। हाँ, के क्यू बाई आर। यहाँ पे के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। क्या किसका? सेव वर्ल्ड टाइप। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। चलो नेक्स्ट, ऑन मूविंग अ चार्ज 20 कूलम बाय 2 सेंटीमीटर, 2 जूल का वर्क होता है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? वंशिका, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के मूव कर रहे हैं, कितना मूव किया है आपने? 2 सेंटीमीटर। और आपका जो चार्ज था क्यू वो कितना था? इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। हाँ, 1 मिनट, हाँ जूल में तो मीटर में करना पड़ेगा। और आपका जो चार्ज था वो कितना था? 20 कूलम का चार्ज था, और आपने मूव कितना किया है? 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? प्लीज आंसर बताओ, आंसर बताओ। और 2/20 बस कर देना डायरेक्ट। 0.20 से पड़ेगा 0.02 V इक्वल टू W का C होगा। डिस्टेंस भी डिफाइन नहीं करेगा पोटेंशियल पोटेंशियल V इक्वल टू। अच्छा ठीक है, चलो मुझे ना एक क्वेश्चन का आंसर दो प्लीज, इसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 1 मिनट, एक क्वेश्चन का आंसर देना, एक क्वेश्चन का। कंसीडर करना कि सारी पैरेलल लाइंस हैं। जो पहली वाली लाइन है वहां पे ना जो पोटेंशियल है वो है 10, दूसरी पे 20, तीसरे पे 30, इस पे 40। 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। अब इस पे एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी।
तो बताओ तीनों में से किस केस में किसी चार्ज को ए से बी पे ले जाने के लिए मुझे सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा? कौन सी वाली कंडीशन? सब में सेम, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। इसकी क्यों जा रहे हो यार? तो पर ऐसे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मैं फॉर्मूला पुट करेंगे तो ठीक है, तो पर ऐसे नॉर्मली तो डिपेंड तो करता है डिस्टेंस पे पर्सन। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पेन है मेरा, ये अर्थ से इतनी हाइट पे है, इसके पास पोटेंशियल कितना है? mgh। यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना है? इसका पोटेंशियल mgh। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन कितना? चेंज इन पोटेंशियल कितना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में आपने कितना काम किया है? आप अपने लेबर को ना किस चीज, आप अपने घर के पंप को किस चीज के लिए बिजली देते हो? कि तो पानी ऊपर पहुंचा है। अगर वो यहीं से यहीं पानी पहुंचा दिया तो आप बोलेंगे इसको कुछ काम किया? तेरा काम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करना। अरे तेरा काम है पोटेंशियल बढ़ाना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तूने बढ़ा दिया, बस काम खत्म। तो डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं देखना है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए। आपको सिर्फ क्या देखना है? पोटेंशियल कितना चेंज हुआ? सर पोटेंशियल चेंज कितना हुआ है? 30 मल्टीप्लाइड बाय दैट चार्ज। इतना हमारा वर्क है। अब मुझे इस केस में बताओ, ये 2 सेंटीमीटर का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। उसकी जगह 1000 सेंटीमीटर लिखे, चाहे कुछ भी लिखे, कितना उसका पोटेंशियल, कितना वर्क हुआ है डिवाइडेड बाय चार्ज। तो आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे, V चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। इसमें वैल्यूज वगैरह पुट कर देंगे, दो इसके नीचे जो भी है मीटर में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर तो मीटर में तो रहेगा कन्वर्ट करना। हाँ, कन्वर्ट करना कुछ नहीं करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। खत्म ही होने लगे। Why the electric potential at a point on the equatorial line of an electric dipole is zero? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये चीज आपको पहले लिखना है। तो अगर सेम डिस्टेंस है दोनों पोल्स से, डाइपोल में एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव, ये स्केलर क्वांटिटी। ये वर्ड आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। नहीं, इसमें 1 मार्क्स से पूछा तो डेरिवेशन नहीं करोगे, 5 मार्क्स से पूछेगा तो कैसे दिखा देंगे। तो आप लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी, ये सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, इक्वेटोरियल लाइन मतलब क्या होता है? दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस, तो ये स्केलर क्वांटिटी, इसलिए क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, चलो इसके बाद के क्वेश्चन आप लोग घर में ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में इसी से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ, थैंक यू।